द रिवोल्ट ऑफ 1857 बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये हमारे इंडिया के लिए सबसे पहला इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो आखिर ये लड़ाई हम हारे क्यों? आखिर ये लड़ाई हुई क्यों? ये रिवोल्ट हुआ क्यों? क्यों ये आग जन्मी कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई करनी है? ये लड़ाई इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि अगर थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाता ना तो हम लोग 1947 में नहीं, लगभग 1857 में ही आज़ाद हो जाते। यानी कि 1857 में ही हम लोग इंडिपेंडेंस ले लेते अगर थोड़ा सा और हम लोग को मजबूती मिलता। तो आखिर ये लड़ाई हुई क्यों? आज हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हमारी फॉल्ट क्या है। क्योंकि जब हम लोग कोई अपनी फॉल्ट को काउंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना था। क्योंकि इतिहास हमें सिखाती है कि हमें आगे क्या गलतियां नहीं करनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंट्रोडक्शन से कि आखिर ये रिवोल्ट हुआ क्यों था। देखो, ये जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, ये इंडियन हिस्ट्री का या फिर कह सकते हो कि इंडियन कॉलोनियल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवोल्ट था। इसे यहां तक कहा जाता है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। यानी कि आज़ादी के प्रति सबसे पहला कोई अगर लड़ाई हुआ होगा ना तो रिवोल्ट ऑफ 1857 था। भले हम लोग यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए होंगे उन ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उन ब्रिटिश अथॉरिटी को बाहर फेंकने में, बट हमने अपनी देश के लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगा दिए थे। यानी कह सकते हो कि 1857 की हार भले हम लोग हारे, बट ये जो हार है ये पूरे इंडिया में एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जन्म दे दिया। जिससे हुआ क्या कि पूरी गवर्नमेंट बदल गई, पूरी सोसाइटी बदल गई और इवन तो हम लोग का सब कुछ सोचने का तरीका बदल गया। तो ये चीज़ हुई थी हमारी रिवोल्ट ऑफ 1857 में। एक साइड जहां अंग्रेज थे उनके पास एडवांस वेपन थे, लेकिन जबकि हमारे पास नॉर्मल स्वॉर्ड और नॉर्मल छोटे छोटे तलवार और कुछ छोटे छोटे चीज़ों थे। हम लोग उनसे कैसे लड़ पाते? लेकिन यही जो वॉर था, ये समझ लो कि ये पहला बीज बोया गया और 1947 में एक पेड़ उगा, जिस पेड़ को हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या हुआ था आखिर उस टाइम पे? चलो आज हम लोग इस लेक्चर में बहुत ही डिटेलिंग में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या थी। तो सबसे जो पहला कॉन्टेक्स्ट आता है वो है कि ब्रिटिशर ने अपना एरिया बढ़ाने लगे थे। ब्रिटिशर्स का जो ये एक्सपेंशन का पॉलिसी था, दूसरी बात वो किसी एरिया को कब्जा कर रहे थे, ये इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। देखो, हो क्या रहा था कि मिड 19th सेंचुरी में ना ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत ही पावरफुल हो चुकी थी। ये इतना पावरफुल हो चुकी थी कि ये मुगल्स, मराठास और इवन सिख्स को अपने जो पावर था उससे वो डिस्प्लेस कर चुकी थी। और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट से वे लोग फाइनली जाके मर्ज हो गए, कंबाइन हो गए और उनके वॉरफेयर को समझने लगे, उनके डिप्लोमेसी को समझने लगे और बहुत सारे एरिया का एनेक्सेशन करने लगे। एनेक्सेशन मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है। तो यानी कह सकते हो कि जो प्रिंसली स्टेट है उनको वो कब्जा करने लगे। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ 1764 में, ये जो है सो ब्रिटिश इंडिया को बहुत ही पावरफुल बना दिया और ये पूरे बंगाल एरिया में और उसके अगल बगल के एरिया में वो उन्हें वहाँ पे एक टाइप से राज करने लगे, ठीक है। वो ब्रिटिश इंडिया जो अभी तक सिर्फ एक कंपनी थी, वो ये वॉर जीतने के बाद, यानी 1757 की वॉर और 1764 की वॉर, ये जीतने के बाद बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई लड़ने के बाद ये ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उस टाइम पे जानी जा रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते जा रही थी। टाइम टू टाइम इनके जो एरियाज थे वो बढ़ते जा रहे थे। पहले बंगाल पे कब्जा किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके जो अगल बगल के एरिया थे उनको ये कब्जा करने लग गए। और साथ ही साथ ये वहाँ तक नहीं रुके, बल्कि वो पॉलिटिक्स में भी एनेक्सेशन करने लगे। मतलब कह सकते हो कि वो ऐसे ऐसे कानून लाने लगे, ऐसे ऐसे लॉ लाने लगे जो बहुत ही ज़्यादा अगल बगल के एरिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे एक कानून था द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो, इसमें होता क्या था कि अगर कोई एक राजा है और उसका कोई संतान नहीं है, कोई उसका मेल चिल्ड्रेन नहीं है, तो वो जो एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी।
ये जो लॉ था, ये लॉ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था और इसके थ्रू वो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे उनको वो कब्जा करने लग गए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आपने इनका नाम सुना होगा सतरा, जो 1848 में उन्होंने उसको कब्जा किया था। झांसी को 1854 में कब्जा किया था और जो नागपुर वाला एरिया है उसको 1853 में कब्जा किया था। आप सभी जो हैं तो झांसी की रानी का स्टोरी जरूर पढ़े होंगे। उन्होंने अपने संतान नहीं होने की वजह से उनको ये जमीन अंग्रेजों को देनी पड़ी, या फिर कह सकते हो कि उन्होंने ये वॉर हार गए। हार गए मतलब क्या, ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए। तो ये जो पॉलिटिक्स में वो ब्रिटिशर्स इंक्लूड हो रहे थे, वो जैसे जैसे दखल अंदाजी कर रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में, कुछ कुछ नियम कानून जो ला रहे थे जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके वजह से लोगों के बीच में यहाँ पे मतलब बोल सकते हो कि गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दूसरी बात है कि ये कहीं ना कहीं अपनी अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिए थे और उन्हीं अलायंसेस से ये सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कहते थे। मतलब कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स अब अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि तुम मेरी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये जो कारण है, इसी कारण की वजह से 1857 की वॉर हुई, ठीक है। और ये वॉर बहुत ही बड़ा एरिया में हुआ, बहुत बड़े स्केल पे हुआ, बट हाँ पूरे ऑल ओवर कंट्री में तो नहीं हुआ, ठीक है। कुछ एरिया यानी कि कह सकते हो जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे हुई। ब्रिटिशर अभी भी नहीं रुक रहे थे। वो ये सारे काम करने के बाद भी, चाहे तो वो बोल सकते हो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, वो पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी या फिर अलायंसेस को बनाना, उनसे सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करवाना, अभी तक ये नहीं रुक रहे थे। वो अब इकोनॉमी में भी दखल अंदाजी करने लगे, इंडियन इकोनॉमी में भी आके उसको बर्बाद तहस नहस करने लगे इंडियन इकोनॉमी को। कैसे? तो इंडियन जो है ना, वो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जहां से आए वो अपने साथ में ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भी लेके आ रहे थे और इंडिया में उसको प्रमोट कर रहे थे कि आपको ये चीज ज्यादा परचेस करनी है। लोगों को यहाँ के जो रॉ मटेरियल्स थे वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा कि आखिर कोई मेरे देश में आके मुझे ही मेरे रॉ मटेरियल यूज़ करने नहीं दे रहा है। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये भी कारण बना कि ये 1857 का हमें वॉर देखने को मिला, एक रिबेल देखने को मिला हम लोगों को। ये सब तो ठीक था, लेकिन ये इकोनॉमी के नज़रिए से और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने लगे। जैसे कि कह सकते हो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, यानी कि ये क्या कर रहे थे कि जो जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको बंद कर रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल को, ठीक है। ये इन लोग को बंद कर रहे थे और जो ब्रिटिश मशीन का जो बनाया हुआ गुड्स था उनको इंडियन मार्केट में निकाल रहे थे। मतलब कह सकते हो कि इंडिया को, अपने ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे थे वे लोग, इंडियन लोग। तो ये लोग तो लोग चाहेंगे नहीं। लोग चाहेंगे क्या कि वो अपने जो भी यहाँ पे जो कपड़े बना रहे हैं, जो टेक्सटाइल बन रही है, उसको कोई दूसरे कंट्री आके कंट्रोल करे ना, ये कोई नहीं चाहेगा। तो इस वजह से भी कह सकते हो कि लोगों के बीच में एक आक्रोश थी और ये फटी भी। कब फटी? 1857 में फटी। एक और इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन हो रहा था और वो था पैसों का ड्रेन होना, यानी कि जितने भी पैसे यहाँ कमाए जा रहे थे वो सारे ब्रिटेन भेजी जा रही थी, ठीक है। तो ये भी कारण बना कि ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई, यानी कि इस वॉर को और ज़्यादा बूस्ट मिला। और भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें से एक और इंपॉर्टेंट है, वो है लैंड रिवेन्यू पॉलिसी। यानी कि बेसिकली वो लोग क्या कर रहे थे, जो किसान थे उनको ये बर्डन मिलता था कि आप इतने सारे खेती कीजिए, ठीक है, और अगर नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत सारा टैक्सेस पे करना होगा। तो इसके वजह से भी किसान के बीच में बहुत सारा एक टेंशन होता था, उनके बीच में एक बर्डन था कि हम लोग को ये बर्डन हटानी है। तो फार्मर भी अगेंस्ट हो गए, बिजनेस क्लास भी अगेंस्ट हो गई, पूरी एक जो कम्युनिटी है ना वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थी। यहाँ तक कि अगर आप अपने पेमेंट को नहीं कर पाते हो, यानी कि आपको जो टारगेट मिला है कि आपको इतनी सारी फार्मिंग करनी है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपकी जो लैंड्स है, जमीन है, वो आपको खोनी पड़ेगी। और यहाँ पे कोटेशन होता है कि अगर आप जमीन खो रहे हो इसका मतलब कि आप अपनी जिंदगी खो रहे हो। तो ये कारण बना कि लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे उस टाइम पीरियड में। ब्रिटिशर जो है
इकोनॉमी को बर्बाद करने के बाद, एरिया को कब्जा करने के बाद अभी भी वो नहीं रुक रहे थे। मतलब वो पूरा ठान लिए थे कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करके रहना है। और उसमें से एक और था कि सोशल और रिलीजन में इंटरफेरेंस करना। ब्रिटिशर्स जो थे वे बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं एक बात बताऊं तो वो था एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा 1829। 1829 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उन्होंने एक लॉ पास किया जिसको हम लोग कहते हैं एबॉलिशन ऑफ सती 1829। एक अगर मैं छोटा सा बारे में बताऊं तो सती प्रथा क्या था कि सती प्रथा में अगर कोई एक वाइफ है जो कि विडो हो चुकी है, अगर उसके हस्बैंड अब नहीं रहे तो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो ये जो सती प्रथा था अंग्रेजों ने इसके खिलाफ गए और उन्होंने कहा कि इसे अब नहीं रहने देगा, इंडिया में ये एक इलीगल कानून रहेगा। मतलब कि बेसिकली ये सती प्रथा को हटा दिए। अब जिससे हुआ क्या कि ये हिंदू का जो ट्रेडिशन था ना, इस पे मतलब कह सकते हो कि उन्होंने डायरेक्टली लात रख दी है। ठीक है, तो होगा क्या कि हिंदू भी क्या हो गए, एक टाइप से इनके अगेंस्ट चले गए। जो लोग कल तक इनकी वाहवाही किया करते थे, आज कल वो एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा के बाद में ये इनके अगेंस्ट चले गए। बट पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग ये एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा मैं अंग्रेजों को सैल्यूट करता हूँ, ये हटनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए वो तो ठीक था, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जरूरी था, बट ये जो अगला स्टेप लाया गया था इसकी वजह से जो आप कह सकते हो कि आज के टाइम पे जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पे इससे बहुत ज़्यादा विरोध होता है, और वो था विडो रीमैरिज एक्ट 1856। और इसके जस्ट एक साल के बाद यानी 1857 में ये वॉर हो जाता है। ये इतना बड़ा एक्ट था, इतना बड़ा एक्ट था इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई एक विमेन जो कि विधवा हो चुकी थी, अगर वो शादी करना चाहती है तो किसी से भी शादी कर सकती है। अब ये जो है ना वो हिंदूज के एकदम खिलाफ है, यानी कि हिंदू का रिचुअल्स में, हिंदू के रिलीजन्स में ऐसी कोई भी लॉ नहीं थी। विडो मीन्स विडो। ठीक है, तो ये जो कारण है, ये सोशल और रिलीजन में इंटरफेरेंस, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को महंगा पड़ने वाला था, उनको एक वॉर झेलना पड़ने सकता था। और भी कारण हुए, जैसे कि कह सकते हो कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज है उसको प्रमोट होने लगी, यानी कि वो लोग प्रमोट करने लगे। वे लोग क्या करने लगे कि अपनी जो क्रिश्चियनिटी है उसको इंडिया में स्प्रेड करने लगे। लोगों से कहने लगे या तो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, अदरवाइज आपको ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में टैक्स पे करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें थी, यानी कह सकते हो कि इंडियन के सोशल पे, रिलीजन पे, इकोनॉमी पे, कह सकते हो कि एनेक्सेशन पे ये कंट्रोल करने लगे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा भर गया और ये गुस्सा फटा भी। ये गुस्सा इतना ज़्यादा फटा कि अंग्रेज़ों को लगभग वो हार चुके थे, ये वॉर को वो लगभग हार चुके थे। बट हमारे ही देश के कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। अभी मैं जस्ट बताता हूँ कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडियन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन वो अपने जो आर्मी था, उनका जो एक आर्मी का ग्रुप था उसके अगेंस्ट भी कर रहे थे। उनके जो आर्मी था ना उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे से डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म हो रहे थे। यानी कि जो इंडियन आर्मी थे, इंडियंस नेटिव सोल्जर्स थे, उनको एक टाइप से रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता था उनके आर्मी के बीच में। कैसे फेस करना पड़ता था? पहला है अनइक्वल पेमेंट, नो प्रमोशन। मतलब कि कह सकते हो कि उनको पेमेंट तो बहुत कम मिलती थी, बहुत लेस मिलती थी, और इवन उनका प्रमोशन भी बहुत कम होता था। किसी एक सर्टेन रैंक में जाने के लिए उनको बहुत नाक घिसना पड़ता था और वो भी नहीं होता था। तो कह सकते हो कि उनकी जो बटालियन थी, बटालियन में जो इंडियंस काम कर रहे थे, उनके प्रति भी एक टाइप से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये कारण बना कहीं ना कहीं ये जो 1857 में जो वॉर हुआ इसके बारे में। नेटिव सोल्जर्स को कम पेमेंट देने पर, उनको कम प्रमोशन देने पर ब्रिटिशर्स अभी तक नहीं रुक रहे थे, उन पे जुल्म अभी भी बढ़ रही थी। तब एक एक्ट आता है 1856 में जिसको कहा जाता है द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक इंडियन बोल सकते हो कि नेटिव सोल्जर्स, अगर उसको किसी दूसरे अबॉर्ड कंट्री में या फिर कह सकते हो कि किसी दूसरे कंट्री में अगर उसको सर्विस देना है तो उसको वहां पे भी जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पे कुछ भी हो जाए।
चाहे तो उनका जो कास्ट का रिलीजन का नॉर्म्स है, चाहे तो कास्ट का नॉर्म्स है, उसको वॉयलेट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उन्हें दूसरे देश में जाके काम करनी होगी। और इस बात के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उस टाइम पे हो गए थे। ये सब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा काम किया जाता है ब्रिटिशर्स आर्मी के द्वारा में, जो कि बोल सकते हो कि इस वॉर को बूस्ट नहीं, रॉकेट सीधा दे दिया। और वो था कि अपने राइफल्स में कॉ और पिग्स के फैक्ट को मिलाना। यानी कि बुलेट में बेसिकली क्या था कि जब राइफल चलती थी तो उसको चलाने के लिए एक अच्छा फ्रिक्शन बनाने के लिए कॉ और पिग का फैक्ट मिलाया जाता था। अब इससे जो हिंदू और मुस्लिम थे ना वो बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि कॉ को हिंदू रिचुअल्स में एज अ मदर दिखाया गया है और मुस्लिम रिचुअल्स में पिग का फैट हराम माना जाता है। तो इसके वजह से भी यहाँ पे जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए वहाँ की आर्मी से, वहाँ की गवर्नेंस से। तो ये भी कारण बना कि 1857 में इतना बड़ा वॉर हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें थी कि आखिर क्यों ऐसी वॉर हुई। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट बहुत बड़ा आया, और ये इतना बड़ा आया कि 1857 में एक वॉर ही हो गया। 1857 में एक वॉर हो गया। उस टाइम पे तत्काल क्या हुआ कि देखो ये इतनी बड़ी वार हुई कि सबसे जो पहला चिंगारी था ना, सबसे पहला चिंगारी वो लगा मेरठ में 10 मई 1857 को, जब 85 जो इंडियन नेटिव सोल्जर्स थे वो रिफ्यूज कर गए सर्विंग के लिए। तब उन पर एक कोर्ट मार्शियल लग गया और उन्हें यहां तक कि जेल में तक डालने लग गए। मतलब कह सकते हो कि जो 85 जो इंडियन नेटिव सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आप पे अब सर्विंग नहीं करेंगे। तो उनको क्या हुआ कि कोर्ट मार्शियल किया गया और उन पे कह सकते हो कि जेल तक में डालने की कोशिश की गई। जो रिवेलियंस थे यानी कि 85 जो सोल्जर्स थे उन लोग अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक टाइप का रिबेल कर देते हैं और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक मार्च निकालते हैं दिल्ली में। ठीक है, और वे लोग एक डिक्लेयर करते हैं कि ये जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है ना वो पूरे हिंदुस्तान का अब एम्पेरर है। मतलब कह सकते हो कि बहादुर शाह जफर उस टाइम पे जो कह सकते हो कि जो मुगल एम्पायर था वो अब लगभग चरमरा चुकी थी, लगभग खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो उनका जो एक लास्ट वंशज था, वंशज कौन था? बहादुर शाह जफर। उसे वे लोग यानी वो 85 लोग और बहुत सारे लोग मिलके बहादुर शाह जफर को इंपेरर ऑफ हिंदुस्तान बना दिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या हुई कि लोगों के बीच में एक मतलब देश प्रेम की भाव अब धीरे धीरे जग रही थी। ठीक है, तभी तो एक मुगल इंपेरर को वे लोग एक्सेप्ट किए एज अ इंपेरर ऑफ हिंदुस्तान। मेरठ से उठी ये चिंगारी अब पूरे सेंट्रल इंडिया में और कह सकते हो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल चुकी थी। अब ये आग की तरह फैल रही थी और बहुत सारे जगहों से बहुत सारे लीडर्स अब निकल के आ रहे थे और कह रहे थे बस अब बहुत हुआ, अब हमें वॉर करनी है। तो दिल्ली से बहुत सारे लीडर आए, कानपुर से आए, झांसी से आए, लखनऊ से आए और बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां से बहुत सारे लीडर्स आने लगे। तो दिल्ली जो है वहां से एक सिंबॉलिक सेंट्रल रिवोल्ट आया जो इसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर। क्योंकि देखो बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने अल्टीमेटली क्या बना दिया, बोल सकते हो कि एम्पायर ऑफ इंडिया बना दिया। तो वे तो बिल्कुल लड़ाई करेंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट में, और उन्होंने लड़ाई की भी। कानपुर से नाना साहेब आए और वे बहुत सारे वॉर को लीड किए। और देखो जो नाना साहेब थे ना वो पेशवा बाजीराव टू के एक बोल सकते हो कि एडॉप्टेड सन थे, जिनको एक्सिल्ड में मतलब कि जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, तो कह सकते हो कि इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक वॉर छेड़ दी। झांसी की रानी के बारे में आपने कहानी सुनी होगी, वो रानी लक्ष्मीबाई वो अब एक नेशनल ब्रेवरी का सिंबल बन चुकी थी। ठीक है, तो ये जो आग अभी तक सिर्फ कुछ ही एरिया में लगी हुई थी अब वो धीरे धीरे पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल रही थी। कह सकते हो कि जो करंट का यूपी है, मध्य प्रदेश है, फिर कह सकते हो कि झारखंड, बिहार, ये जो साइड वाले एरिया है, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, इस सब एरिया में अब धीरे धीरे ये रिबेल्स बढ़ते जा रहे थे। लखनऊ से भी बहुत सारे रिबेल्स आ रहे थे, जैसे कि अगर आपको पता होगा बेगम हजरत महल के बारे में, वे अवध से आ रहे थे। वो भी उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों के साथ में फाइट किए।
तो बोल सकते हो कि इसका जो आउटब्रेक था वो बहुत बड़ा था। इसका एक और आउटब्रेक था और बहुत सारे लीडर्स एज अ नेशनल ब्रेवरी की तरह दिखने लगे, जिसमें से पहला थे बहादुर शाह जफर। देखो बहादुर शाह जफर एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि प्रोमिनेंट इनके बीच में थे। क्यों? क्योंकि ये पावर होल्ड करते थे एज अ एम्पायर ऑफ इंडिया के लिए, एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान के लिए। तो कह सकते हो कि बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लीडर रख सकते थे। तो बहादुर शाह जफर का रोल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट था, एक सिंबल था कि सारे लोग ना उनको एक एज अ किंग देख रहे थे और कह रहे थे कि आप इस वॉर को लीड करो। तो बहादुर शाह जफर एक बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिकली और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस बनते जा रहे थे धीरे धीरे। बट हुई क्या, दिल्ली का फॉल हुआ और उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उन्हें फोर्स किया गया कि आप इस देश को छोड़ के चले जाएं। और उन्होंने फाइनली देश को छोड़ा और वे जाके रंगून में शिफ्ट हो गए। मतलब कह सकते हो कि बहादुर शाह जफर अपना एरिया खो चुके थे। अगला लीडर हमारे सामने थे और वो थे नाना साहेब। जो नाना साहेब थे ना, वो भी जो ब्रिटिश का एक लॉ था जिसके बारे में मैंने बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो आफ्टर इनका जो फॉल हुआ तो ये जो है इनिशियली वो वॉर को हार गए थे, लेकिन इनका जो एक एड थे वो इस वॉर को कंटिन्यू किए और वो थे तात्या टोपे। उन्होंने जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके थ्रू ब्रिटिशर्स के कई आर्मी को या कई उनके जो मिलिट्रीज थे उनको मारते रहे। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रोमिनेंट फिगर हमारे सामने आए, जैसे कि बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और एक और रानी लक्ष्मीबाई। एक रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि पूरे वेमेन को एक टाइप से एम्पावर कर रही थी कि आप आइए, आप भी आके लड़िए इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो देखो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वो भी किससे प्रभावित थी? वो भी इसी लॉ से प्रभावित थी और वो लॉ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो एक आइकॉनिक फिगर बन गई थी उस टाइम पे, उस रिवॉल्ट का। वे जो है बहुत ही बहादुरी से इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और फाइनली वे तो हार गई और उनका जो डेड है मतलब कि वो अब मतलब कि खुद को सुसाइड कर लिया, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियन क्लेम करते हैं कि वो जो ग्वालियर का जो वॉर था, बैटल एट ग्वालियर 1858 में, उनमें उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वो अंग्रेज उनको टच तक नहीं कर पाए। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वो एक आइकॉनिक फिगर बन चुकी थी उस टाइम पे। लोगों के लिए एक इनके जैसा कह सकते हो कि लोग इनके जैसा बनना चाहते थे रानी लक्ष्मीबाई की तरह। तो दिल से सैल्यूट है ऐसे लीडर्स को, ऐसे लोगों को। ठीक है, एक और थी जिनके बारे में कम बातें होती है, वो थी बेगम हजरत महल। देखो बेगम हजरत महल की जो हस्बैंड थे वो थे वाजिद अली शाह। उनको अपने देश से भगा दिया गया था और उनके वहाँ से जाने के बाद हजरत महल ने उस अवध की जो चार्ज थी उसको एक्सेप्ट किया, उस एरिया को कंट्रोल किया। किसने? बेगम हजरत महल ने। उनको काफ़ी रेसिस्टेंस फील करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा उनके पर विरोध हुआ और फिर फाइनली वो पूरे लखनऊ को कंट्रोल करने लगी। और वो एक टाइप से जैसे लक्ष्मीबाई ने एक सिंबल नहीं बन गई थी, उसी टाइप से बेगम हजरत महल भी उस टाइम पीरियड में एक फीमेल लीडरशिप का एक बोल सकते हो कि प्रोमिनेंट फिगर बन चुकी थी। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि एक हमारे पास थे कुंवर सिंह, वो भी पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, तो फिर एक तात्या टोपे थे, जैसे मैंने बताया तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे थे नाना साहेब का एक एड, जिसका मतलब हो सकता है कि फ्रेंड थे, सहयोगी थे। ठीक है, तो नाना साहेब के बाद में उनका जो पार्ट था वो कौन संभाले? तात्या टोपे। किन्होंने वो हेल्प किया आगे को? तात्या टोपे। तो जो तात्या टोपे थे ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे नाना साहेब की। ठीक है, वे जो है जो रिबेलियंस को अलाइव रखे कि आप वॉर लड़ते रहिए, और वो अपनी जो एक वॉर स्ट्रेटेजी थी जिसको हम लोग कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर, उससे वो बहुत सालों तक इन अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ते रहे। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत सारे लीडर्स इन नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में उठ रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स भी कम नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने भी इन सारे लोगों को दबाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, जिसमें से एक कह सकते हो कि उन्होंने एक लॉयल प्रिंसली स्टेट बना रखे थे, जैसे कि पटियाला, हैदराबाद और कश्मीर। ये सब जो है ना, ये जो एरियाज थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के लॉयल होते जा रहे थे। वो ब्रिटिशर्स को मतलब कह सकते हो कि
बहुत ही ज़्यादा क्लोज से फॉलो कर रहे थे। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा सेटबैक हुई, वो हार गए। तो उन्होंने सप्रेस तो किया, लेकिन साथ ही साथ उनके जो लॉयल प्रिंसली स्टेट थे उनकी भी मदद ली। ब्रिटिशर्स जो थे वे कहीं ना कहीं ब्रिटेन्स की हेल्प लेते थे और भी बहुत सारे चीज़ों के। और ये जो लोग खड़े हो रहे थे, रिबेल्स खड़े हो रहे थे, उनको इन्हीं लॉयल प्रिंसली स्टेट के साथ में लड़वा कर दोनों की तरफ से वो फायदा कमा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने पहले क्या किया कि वो जो दिल्ली है, दिल्ली को कैप्चर किया, क्योंकि बहादुर शाह जफर एक आइकॉनिक फिगर बनते जा रहे थे। तो बाय सितंबर 1857 बहादुर शाह जफर को एज अ किडनैप कर लिया जाता है, उनको देश से हटा दिया जाता है। तो वो एरिया कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले चुके थे। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद वे लोग लखनऊ को भी कहीं ना कहीं सीज कर लिए थे मार्च 1858 में। देखो, एक साल चली वॉर। पहले तो कैप्चर किन्होंने किया? दिल्ली को, फिर किया लखनऊ को। रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने डिफीट किया, हराया, और इवन तात्या टोपे को भी उन्होंने हरा दिया। जो ग्वालियर का वॉर था, यानी कि ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को एज अ रिफ्यूजी रखा गया और उन्हें जो है वो डाइड कर गई अप्रैल 1859 में। तो ये जो था, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं ये जो लीडर्स उठ के आ रहे थे उनको दबाने की पूरी कोशिश की गई। तो फाइनली इस तरीके से हम लोग ये वॉर को हार गए। बट आखिर रीजंस क्या था कि हम ये वॉर को हार गए? तो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था लैक ऑफ यूनिटी। हमारे बीच में कोई भी एक ऐसा कॉमन गोल नहीं था कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएं। कोई भी सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई सोचती थी कि हम बहुत बेस्ट हैं। बहादुर शाह जफर किसी को वैल्यू नहीं करते थे। लोगों के बीच में एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन नहीं थी, जिसके वजह से कह सकते हो कि ये जो वॉर है हम हार गए। जो लोग थे, जो सिपाही थे, उनके एक अलग एम थे, जो किसान थे उनके एक अलग एम थे, यहाँ तक कि जो लीडर्स थे उनके भी एक अलग एम्स थे, डिवाइडेड एम्स थे हर एक के बीच में, यानी कि लैक ऑफ यूनिटी थी। दूसरी बात की लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड था। मतलब ये जो वॉर था ना, वो ज़्यादा एरिया में फैला नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट था, जैसे कि लेट्स से कि ये हमारा इंडिया है। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, अच्छा रहने दो मैप्स वगैरह, बस ऐसा ही समझो कि जो नॉर्थ इंडिया थी ना, वहाँ पे सिर्फ ये आग लगी हुई थी, जबकि साउथ इंडिया अभी भी इससे बहुत ज़्यादा दूर था, अनएफेक्टेड था। मतलब वहाँ तक ये वॉर पहुँची तक नहीं थी। तो ये जो स्प्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में थी, जिसके वजह से अगर ये पूरी कंट्री में होती ना तो ब्रिटिशर तब के तब हार जाते। और भी कारण बने, जैसे कि लॉयल प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे, जैसे कि हैदराबाद, कश्मीर और पटियाला। इन पे बोल सकते हो कि इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो है गद्दार वाला वर्ड, ठीक है। दूसरी बात की जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो जो अलायंसेस थी उनका इक्वल उपयोग कर रहे थे वो रिबेल्स को दबाने के लिए। यानी कह सकते हो कि जो हैदराबाद, कश्मीर और पटियाला के जो लोग थे, वहाँ के जो किंग्स थे, वो जो रिबेल्स थे उन्हीं को वो सप्रेस कर रहे थे। तो ये जो कारण थी। दूसरी बात की सुपीरियर ब्रिटिश रिसोर्सेज, यानी ब्रिटिश के पास में बहुत ज़्यादा एडवांस और सुपरेटरी वेपनरी थी। उनके पास ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी थी, रेलवेज अच्छी थी, टेलीग्राफ था उनके पास में। हमारे पास क्या था? नथिंग। हम कैसे जीत पाते हैं? ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं उनके पास, ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। अगला हमारे पास में है एलिनेशन ऑफ सम ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जैसे कि मर्चेंट, जमींदार और इवन जो एजुकेटेड इंडियंस थे ना, वो इस वॉर को सपोर्ट ही तक नहीं किए, इस रिवोल्ट को सपोर्ट तक नहीं किए। सोचो, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि मेरी पैसे आ रही है, मेरी सैलरी आ रही है, मैं क्यों आगे जानूं? ठीक है, मैं आगे क्यों इनसे लड़ाई करूं, इन्हीं से क्यों लड़ाई करूं, इनसे मेरी पैसे आ रही हैं। जमींदार को पैसे मिल रही थी, मर्चेंट को पैसे मिल रहे थे, एजुकेटेड इंडियंस को पैसे मिल रहे थे, वो क्यों इन पे सप्रेस करेंगे? ठीक है, तो इसलिए वो इन रिवेल्स को सपोर्ट तक नहीं किए। तो कह सकते हो कि अपने ही लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बट हाँ, इस रिवोल्ट ने एक चीज जन्म दे दिया इंडियंस के बीच में, और वो था फ्यूडरलिज्म का, यानी कि देशभक्ति की ये जो भावना थी ना, 1857 की जो वॉर थी, इसने जन्म दे दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई और जिसकी वजह से हम ये वॉर हार गए। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आया? तो पहला है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अब खत्म हो चुकी थी। यानी पहले तो वॉर किसने लड़ा? ईस्ट इंडिया ने।
लेकिन किसके हेल्प से? लॉयल प्रिंसली स्टेट और दूसरी ब्रिटिश के वजह से, ब्रिटेन के वजह से। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अब ये वॉर यानी ये जो एरिया था उसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया बाय द एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यानी कि जो भी पावर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, अब वो सीधा ब्रिटिश क्राउन या फिर सीधा कह सकते हो कि ब्रिटेन के पास चली गई। ठीक है, यानी कि अब ये सारा पावर अब एक जगह चला गया और वो चला गया ब्रिटेन के पास। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक नॉर्मल कंपनी बन के रह गई। दूसरी बात की जो आर्मीज थे ना, वहां पे रेशियो इंडियंस की बढ़ा दी गई, यानी कि जो पहले 1:3 के रेशियो में थे अब वो 1:2 के रेशियो में है। देखो दूसरी बात की ये जो पंजाबीज थे, गोरखा थे, सिख थे, इनको बहुत ज़्यादा लॉयल देखा गया ब्रिटिश आर्मी की तरफ से और इनको और ज़्यादा रिक्रूटमेंट किया गया आफ्टर दिस वॉर। यानी कह सकते हो कि पंजाब, गोरखा और ये जो थे मेरा मतलब कि सिख्स, इनको बहुत ज़्यादा लॉयल देखा गया। यानी कि इन्होंने वॉर को सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने इस वॉर को सप्रेस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनका जो रिक्रूटमेंट था उनको फोर्सेस में और ज़्यादा बढ़ा दी गई। पंजाबी अब ज़्यादा आने लगे, गुरखा अब ज़्यादा आने लगे। दैट्स इट। देखिए दूसरी बात है कि उन्होंने डिवाइड एंड पॉलिसी यानी डिवाइड एंड रूल का जो ये था वो अब और डेवलप करने लगे। हिंदूज को और मुस्लिम्स को और ज़्यादा डिवाइड करने की सोच लिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि फाइनली हिंदू और मुस्लिम एक होके लड़ाई कर रहे थे इनके साथ में। ठीक है, दूसरी बात की ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी इसको अब ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स जो बहुत सारे रिबेलियंस इसके वजह से आई, इसको अब ख़त्म कर दी गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे अब उनको और कैप्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ आया वो है नेशनल फीलिंग्स अब डेवलप हो चुकी थी लोगों के अंदर। दैट्स वाई ये जो वॉर था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ज़्यादा रेन हो रही है।